हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रीति पालूजा आज आपका व्याकरण के सेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपकी साहित्य की पुस्तक के साथ साथ एक व्याकरण की भी पुस्तक होती है। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक के बारे में जानेंगे। ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक है जिसका नाम है व्याकरण निपुण। इसको तरण पब्लिकेशन द्वारा लिया गया है। इस पुस्तक में कुल 25 पाठ हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रथम पृष्ठ पर 1 से 12 पाठ हैं और द्वितीय पृष्ठ पर 13 से 25 पाठ हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 25 पाठ है, जिसमें से आज हम पहले पाठ अर्थात भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, इस पाठ के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से मैं आपको भाषा, बोली, व्याकरण और लिपि से अवगत कराऊंगी। भाषा और बोली क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इस पाठ के माध्यम से आप इन सब की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि भाषा, आप अपने मित्र से या अपने किसी रिश्तेदार से जो बात करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हो, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भाषा के अंतर्गत ही आता है। आज हम भाषा के बारे में और भाषा के प्रकारों के बारे में जानेंगे। भाषा। संसार में मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने, समझने और अपने भावों को व्यक्त करने की शक्ति दी है। इस पूरे संसार में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो किसी दूसरे की बात सोचकर, सुनकर समझ सकता है और अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है। इस चीज़ की जो शक्ति है वो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही दी है। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, अर्थात हम अपने मन के विचार किसी भी व्यक्ति को बोलकर बता सकते हैं। अर्थात आवश्यकता पड़ती है अगर हमें किसी भी चीज़ की, तो हम उसको लिखकर भी बता सकते हैं। इन दोनों माध्यमों का मूल आधार भाषा ही है। इन लिखकर और बोलकर बताने का मूल आधार, यानी जो मेन आधार है, वो क्या है? भाषा। इसके अतिरिक्त मनुष्य कभी कभी अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने बात को बताने के लिए संकेतों का सहारा भी लेता है, पर संकेतों के सहारे वह पूरी तरह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है, पूरी तरह वो उसको नहीं समझा पाता है। इसी कारण संकेतों के सहारे भावनाओं को प्रकट करना भाषा नहीं कहलाती। अर्थात जब हम संकेतों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कुछ बताते हैं तो वो भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे हम अपनी बात, आप अपनी बात अपने मित्र से बोलकर कह रहे हो, वो आपकी बात सुन रहा है, उसको समझ रहा है, और या तो हम लिख रहे हैं तो वो व्यक्ति हमारी बात पढ़कर समझ रहा है। ये दोनों रूप तो भाषा के अंतर्गत आते हैं, परंतु अगर हम किसी भी व्यक्ति को अपनी बात संकेतों के आधार पर इशारों से बता रहे हैं तो वो भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। भाषा की परिभाषा: जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ये परिभाषा आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने आचार विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ये आदान प्रदान दो प्रकार से किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, बोलकर और लिखकर। इस प्रकार प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित।
मौखिक रूप जो होता है जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, यानी कि हम अपने विचार जो हैं बोलकर बता रहे हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझ रहा है, वो आता है मौखिक भाषा के अंतर्गत। वो मौखिक भाषा का रूप होता है। लिखित भाषा जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, जब व्यक्ति लिखकर व्यक्त कर रहा है, लिखकर अपनी बात किसी को बता रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो उसको पढ़कर समझ रहा है, वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा के अंतर्गत जब हम अपनी बात व्यक्ति को बोलकर बताते हैं और लिखित भाषा के अंतर्गत जब हम अपनी बात व्यक्ति को लिखकर बताते हैं। साधारणतः भाषा का मौखिक रूप हम संभाल कर नहीं रख सकते। जो भाषा का मौखिक रूप है अर्थात जो हम चीज़ बोलकर समझा रहे हैं उसको हम संभाल कर नहीं रख सकते, क्योंकि बोलकर प्रकट किए गए विचार बोलने के बाद नहीं रहते। जो विचार अभी हमने बोल दिए वो आगे चलकर नहीं रहेंगे। इसके विपरीत भाषा के लिखित रूप को हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं, यानी जो भाषा का लिखित रूप है उसको हम कई रूपों में संभाल कर रख सकते हैं, कई तरीके से संभाल कर रख सकते हैं, परंतु जो मौखिक रूप है उसको हम नहीं संभाल कर रख सकते। इस रूप के द्वारा ही ज्ञान, विज्ञान, साहित्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है, यानी कि जो ज्ञान है जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पहले किसी और ने पढ़ा होगा, फिर आज हम पढ़ रहे हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच जाता है। विचार कीजिए कि अगर भाषा का ये लिखित रूप नहीं होता तो ज्ञान, विज्ञान, साहित्य का आज जो भंडार हमें उपलब्ध है वह हमारी अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंच सकता, यानी कि जो आज हम ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं वो हमारी अगली आने वाले जनरेशन में वो चीज़ नहीं पहुंच पाती अगर भाषा का ये लिखित रूप नहीं होता। भाषा का लिखित रूप ज्ञान, विज्ञान और साहित्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए भाषा का ये सचमुच ज्ञान, विज्ञान, साहित्य आदि के लिए किसी वरदान से कम नहीं, अर्थात ये एक प्रकार का ईश्वर का दिया हुआ विज्ञान, साहित्य का वरदान है जो आज हम रख पाते हैं। मौखिक भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। मौखिक भाषा को हम सीखते नहीं हैं, अर्थात जो हमारे घर परिवार के लोग होते हैं हम उनसे बिना सीखे ही उनका सुन के वो समझ जाते हैं, परंतु लिखित भाषा को समझने के लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? भाषा और भाषा के प्रकार। अब हम अपनी अगली वीडियो में बोली और लिपि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप भाषा की परिभाषा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर रखेंगे। ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।